नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आप में से बहुत सारे लोगों का मैसेज आया, कमेंट भी आया कि भैया नवीनतम योजनाओं के बारे में वीडियो बना दीजिए जो मेंस में और आगे जो भी एक दिवसीय एग्ज़ाम होंगे उनमें काम आए। देखिए, जनरली जो भी एग्ज़ाम होता है, जैसे अभी आपका मेंस होना है या आगे जो भी व्यापम के एग्ज़ाम होंगे, प्रीलिम्स होगा पीएससी का, सभी में नवीनतम योजनाएँ ही आती हैं जो अभी पिछले 5-6 महीने या 1 साल में लागू होती हैं। अभी जैसे हमारी नई सरकार आई है तो इनकी जो भी नई नई योजनाएं हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि नियत नीलानार योजना क्या है, बताइए। ये बहुत चर्चित योजना है बस्तर की, लेकिन जनरली हम लोग नहीं समझते या नहीं सुनते, और ऐसी योजनाएं आपके पेपर में आती हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो सबसे चर्चित योजना है वो है महतारी वंदन योजना सरकार की, जिसमें यह कहा गया है कि हर महीने 1,000 रुपये, और हर महीने अगर आप 1,000 रुपये दोगे तो साल में 12,000 रुपये पात्र महिलाओं को दिया जाएगा। कब चालू हुआ? तो 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली महिलाओं के खाते में राशि हस्तांतरित की। और कितनी महिलाओं के खाते में? तो ये है 70,12,417 महिलाओं को। तो ये बेसिक आपको फैक्ट लिखना है शुरू में कि 1,000 रुपये पात्र महिलाओं को, सभी को नहीं, पात्र महिलाएं जो पात्र हैं। अब इसका अगर मेंस में हम देखेंगे तो इसमें योजना का उद्देश्य भी होगा। तो पहला है महिलाओं के साथ जो लिंग विभेद होता है ना, लिंग के आधार पर विभेद होता है, उसको दूर करना, असमानता खत्म करना, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव होता है उसको ख़त्म करने के साथ अब उनके खाते में पैसा आएगा तो वो अपने स्वास्थ्य में, अपने खान पान में, मतलब अपने पोषण में ध्यान देंगी और उसमें सुधार आएगा। ये उसका उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ की ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से अधिक है। मतलब देखिए, दो चीज़ है, एक तो आयु का कर दिया गया कि ऐसी महिलाएं जो 1 जनवरी 24 को 21 वर्ष से अधिक हैं वो योजना के लिए पात्र हैं, और विवाहित होने चाहिए। पहली चीज़ तो विवाहित हो, दूसरा अगर विवाहित हैं तो 21 वर्ष से अधिक, और उनके अलावा विधवा को भी शामिल किया गया, तलाकशुदा महिलाओं को, परित्यक्ता महिलाओं को भी योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र माना गया है। इसके बाद इसके अलग अलग डॉक्यूमेंट हैं जो आपको देने पड़ेंगे। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होगा, खाता होगा, और आपके खाते में सीधी सीधी राशि आएगी। तो यह महतारी वंदन योजना। दूसरी जो सबसे चर्चित योजना थी वो है कृषक उन्नति योजना। कृषक उन्नति योजना क्या है? इसमें कृषकों की उन्नति के लिए, मतलब किसानों के लिए खरीफ सीजन 2023-24 से ये योजना लागू की गई है। मतलब आपका ये जो 23-24 वाला सेशन है इसी में 12 मार्च को क्या किया गया कि लगभग 24.72 लाख से अधिक किसानों को 13,320 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया। मतलब 24.72 लाख से अधिक किसानों को 13,320 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया गया। इसके उद्देश्य अगर आपसे बोलेगा तो एक है राज्य के किसानों की आय को बढ़ाना, क्योंकि पैसा मिलेगा तो आय बढ़ेगी। दूसरा, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ा, मतलब कि आपकी आय बढ़ेगी तो उससे उत्पादन बढ़ेगा और ज़्यादा हम उसमें किसान इनपुट डाल पाएंगे, खाद डालेंगे, अच्छा बीज डालेंगे, उससे उनका उत्पादन भी बढ़ेगा और उत्पादकता भी बढ़ेगी। और फसल की जो काश्त लागत है उसमें कमी करना, लागत कम आएगी। ये इस योजना का उद्देश्य है। इसमें मुख्य बिंदु अगर आप देखेंगे तो किसानों को समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 917 रुपये के मान से अंतर की राशि प्रदान करना इसका उद्देश्य है। मतलब कि एक्स्ट्रा 917 रुपये राज्य सरकार प्रोवाइड कर रही किसानों को। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 917 रुपये एक्स्ट्रा मतलब होता है कि कुछ राशि केंद्र सरकार देती है और बाकी जो राज्य सरकार एक्स्ट्रा देती है वो 917 रुपये के मान से जो अंतर की राशि, जो आप 3100 रुपये MSP की है ना, तो 917 रुपये के मान से अंतर की राशि प्रदान करना है प्रति क्विंटल। इसके अलावा राज्य में लगभग 32 लाख हेक्टेयर में धान की वो होती है, खेती होती है। हम अगर देखें बुआई होती है, तो 2023-24 में किसानों से समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मैट्रिक टन धान की गई। किसानों को 31,913 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया है। ये बेसिक डाटा है जो अगर ये योजना आई तो आपको लिखना है कि 32 लाख हेक्टेयर में धान की बुवाई होती है, 144.92 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई 23-24 में MSP पे, और 31,913 करोड़ रुपए की राशि भुगतान की गई
एक मुश्त, अभी तक क्या था किस्त में दी जाती थी तो एक साथ दी गई। फिर है 25 दिसंबर 2023 सुशासन दिवस पर मिला 2 साल का बकाया बोनस। ये भी गवर्नमेंट के वादे में था कि हम पिछला जो 2 साल का बोनस है वो देंगे, तो 12 लाख से अधिक किसानों के खाते में 2 वर्ष का बकाया बोनस जो कि 3,716 करोड़ रुपए है ये ट्रांसफ़र किया गया, जो पिछला बोनस था। अगला है ये पहले से चल रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें क्या है कि छत्तीसगढ़ के 23 लाख से ज़्यादा जो लघु और सीमांत किसान है ना, उनको ये निधि के तहत 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपये मिल रहा है। मतलब 2,000 करके 3 बार में 6,000 रुपये दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है, तो 23 लाख से ज़्यादा किसानों को जो कि लघु और सीमांत प्रकृति के हैं उन्हें 6,000 रुपये राशि दी जा रही केंद्र सरकार की तरफ से। अगली योजना है जो है श्री राम लला अयोध्या धाम दर्शन योजना। इसमें क्या है कि पहली चीज़ तो आप ये बताइए कि हमारा राज्य पहला है जो जनता को अयोध्या धाम के दर्शन करा रहा है। और पहली ट्रेन कब गई है, तो 5 मार्च 2024 को छत्तीसगढ़ के से अयोध्या के लिए पहली ट्रेन चली है। ये रायपुर के साथ बिलासपुर और रायगढ़ से भी चलेगी अयोध्या के लिए ट्रेन, और सप्ताह में एक बार ये जाएगी अयोध्या धाम का दर्शन कराने। ये देखिए ये ट्रेन है अपनी, इसको विदा किया गया झंडी दिखा के। और मुख्य बिंदु अगर आप देखिए तो रिकॉर्ड समय में पूर्व प्रक्रिया पर तीर्थयात्रियों से भरी ट्रेन भेजी गई। योजना का क्रियान्वयन कौन कर रहा है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा, जो अपना पर्यटन मंडल है वो क्रियान्वयन कर रहा है। हर साल हजारों यात्रियों को दर्शन पे ले जाया जाएगा। इसकी कैटेगरी क्या है, एक तो आप छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो, दूसरा 18 से 75 आपकी आयु हो, और तीसरा अब भाई फिट आदमी को ले जाएंगे ना, वहाँ जाके तबीयत खराब हो गई तो दिक्कत है। जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण जो है उसमें उनको सक्षम पाए जाएंगे। और अगर दिव्यांगजन है तो उनके साथ उनके परिवार का कोई एक सदस्य साथ में रहेगा। ये है समिति बनाई गई है जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में, और वही कोटा के हिसाब से हितग्राही का चयन करेंगे कि किसको किसको जाना है। रेल की व्यवस्था IRCTC द्वारा होगी, जिसमें सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन सभी चीज़ की होगी। और हितग्राही को उनके निवास से निर्धारित स्टेशन तक ले जाने और वापस लाने की जिम्मेदारी कलेक्टर द्वारा की जाएगी। उसके लिए उनको अलग से बजट दिया जाएगा। और जिले से यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी एवं एक छोटा दल भेजाया जाएगा। ये इसके मेन पॉइंट हैं। मेन पॉइंट क्या है कि पहला तो पर्यटन बोर्ड इसका क्रियान्वयन करेगा, अपने राज्य का मूल निवासी हो, जो जाने वाला है 18 से 75 के बीच एज हो और मेडिकली फिट हो। कमेटी बनेगी कलेक्टर की अध्यक्षता में जो बताएगी कि कौन कौन जाएगा। करने वाला ट्रेन की व्यवस्था IRCTC है, और घर से स्टेशन तक लाना, स्टेशन से वापस घर छोड़ना कलेक्टर की जिम्मेदारी है। और साथ में हर जिले से कोई शासकीय दल जाएगा जो उनका देखरेख करेगा। अगली चीज़ है राजिम कुंभ कल्प। यह भी देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे भी आ सकता है। कब से कब तक हुआ, तो 24 फरवरी से 8 मार्च तक। इसी का नाम पिछली सरकार ने पुन्नी मेला कर दिया था, इसको फिर से राजिम कुंभ कल्प कर दिया गया है। 24 फरवरी से 8 मार्च तक होगा। रामोत्सव के रूप में मनाया गया है, और 15 दिन तक विभिन्न सब होता है, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। बड़ी संख्या में साधु संत, पीठाधीश, मठाधीश, महात्मा, शंकराचार्य सभी यहाँ आए हैं, और लाखों की संख्या में पर्यटक आए हैं। सभी प्रकार से ये सफल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं जगमगा गया है हमारा जो राजिम है। और राजिम कुंभ कल्प की फिर से शुरुआत होने से मेले में जो भी आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बढ़ी है, और सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है। ये भी ऐसे का टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा। एक ये योजना जो है ये 4 नंबर में आ सकती है, या नॉर्मल आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकती है कि जैसे 4 धाम है ना, उत्तराखंड सरकार उनको विकसित की है, वैसे छत्तीसगढ़ में 5 शक्तिपीठों को भी विकसित किया जा रहा है। ये हैं आपके कुदरगढ़ शक्तिपीठ, चंद्रहासनी शक्तिपीठ, महामाया शक्तिपीठ, नीचे आपके बमलेश्वरी शक्तिपीठ और दंतेश्वरी शक्तिपीठ। 5 शक्तिपीठ है। बजट है 5 करोड़, 1-1 करोड़ सबके लिए। और इसमें क्या है, 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला बनाई जाएगी। मतलब 1000 किलोमीटर की वो बनाई जाएगी तीर्थ श्रृंखला, मतलब अच्छे से रोड बनाई जाएगी। और ये 5 मंदिर हैं जो आपको जिनके बारे में पता होगा। जैसे बमलेश्वरी मंदिर तो डोंगरगढ़ में बहुत पुराना है,
दंतेश्वरी मंदिर अन्नमदेव बनवाए थे। आपका कुदरगढ़ शक्तिपीठ ऊपर है। चंद्रहासनी शक्तिपीठ जो है वो रायगढ़ में है, महानदी के किनारे। ये आपका सूरजपुर में है, ये रायगढ़ में महानदी के किनारे है। महामाया शक्तिपीठ रतनपुर में है, बिलासपुर जिले के। तो ये आपको पता होना चाहिए, रतनदेव बनवाए। फिर ये जो एक मूल चुनावी मुद्दा था खूब ज़्यादा इस पे वो भी हुई कि प्रधानमंत्री आवास योजना राज्य और केंद्र के बीच टसल का कारण बना था पिछली सरकार में कि राशि नहीं मिल रही। तो अब उसको फिर से चालू किया गया और ग्रामीण अंचल के जो आवासहीन परिवार हैं उनको आवास मिले, इसके लिए स्वीकृति दी गई है। तो ये 18,12,743 ज़रूरतमंद परिवार, मतलब बहुत बड़ी संख्या है, 18,12,743। और बजट में भी प्रावधान है, जैसे 23-24 के अनुपूरक बजट में 3799 करोड़ रुपए, 24-25 के बजट में 8369 करोड़ रुपए। तो टोटल आप देख लीजिए 12,168 करोड़ रुपए। बहुत बड़ी राशि प्रधानमंत्री आवास योजना में खर्च होगी। फिर है ग्रामीणों के लिए पेयजल की योजना। तो 50 लाख ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत निःशुल्क नल कलेक्शन प्रदान करने के लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मतलब देखिए अभी क्या है कि हर घर में नल हो, तो निःशुल्क नल कनेक्शन के लिए जल जीवन मिशन के तहत 50 लाख ग्रामीण परिवारों को ये देखिए नल से जल मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही। तो ये भी बहुत अच्छी योजना है। फिर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। भूमिहीन कृषि मजदूर जैसे ये जो मजदूर होते हैं आपके, अब इनके पास अपनी भूमि नहीं है, दूसरे के भूमि में जाके रोपा लगा रहे हैं, मजदूर हैं, तो इनको अभी तक ना 7,000 रुपये दिया जाता था हर साल। ये राशि बढ़ा के कर दी गई है 10,000 रुपये। मतलब इनको आर्थिक सहायता दी जाएगी 10,000 रुपये की प्रति वर्ष। तो बजट में अब आप 7,000 से अगर 10,000 करेंगे तो 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगे हैं, तो उसका प्रावधान किया गया है। फिर तेंदुपत्ता संग्राहक बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहाँ हैं। तो तेंदुपत्ता संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ा के 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। पहले इनको एक जो मानक बोरा था उसमें 4,000 रुपये मिलता था, उसको 5,500 कर दिया गया है। दूसरा तेंदुपत्ता वालों के लिए क्या किया गया है, चरण पादुका योजना। क्योंकि अब ये जाते थे बिना चप्पल पहने, तो पहले ये योजना थी कि उनको चरण पादुका दी जाए, बीच में बंद हो गई थी, उसको फिर से शुरू करने की अब चालू की गई है, मतलब सिफारिश की गई है। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय किया गया है। पहले ये महेंद्र कर्मा के नाम से एक नई योजना आई थी, उसके लिए नवीन योजना आएगी और उसके लिए शासन द्वारा 75% और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25% धनराशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। मतलब हमारी सरकार उसका 75% देगी और 25% लघु वनोपज संघ देगा। इससे 12,50,000 संग्राहकों को लाभ मिलेगा। इसी संख्या से आप समझ सकते हैं कि तेंदुपत्ता हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि 12.5 लाख लोग तेंदुपत्ता संग्रहण में जुड़े हुए हैं। फिर है मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना। ये तो आप जानते हैं, सोसाइटी में हम लोग चावल लेने जाते हैं। तो जो राज्य के अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार हैं उनको आगामी 5 साल तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। जो भी अंत्योदय परिवार हैं और प्राथमिकता वाले राशन कार्डधारी हैं इनको अगले 5 साल तक। इसमें राज्य के 67,92,153 राशन कार्डधारी परिवार लाभान्वित होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 24-25 के बजट में 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब आप निःशुल्क दोगे तो उसके लिए प्रावधान है। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डधारियों को अप्रैल 24 से मार्च 25 तक आवश्यक शक्कर वितरण के लिए राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया है। मतलब कि इनके लिए शक्कर इनको देना है, तो जो सहकारी शक्कर कारखाने हैं उनसे शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया है और शक्कर का क्रय मूल्य 35,000 रुपये प्रति टन निर्धारित हुआ गया है। तो ये बेसिक जानकारी, मेन आपको यही ध्यान रखना है कि ये जो क्या बोलेंगे प्राथमिकता और अंत्योदय वाले हैं उनको अगले 5 साल तक निःशुल्क अनाज मिलेगा। फिर घरेलू उपभोक्ता हैं उनको आधे दाम पे बिजली। देखिए ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आधे दाम पे सबको नहीं है, उद्योग को भी नहीं। जो घरेलू उपभोक्ता है ना, राज्य में 42.34 लाख घरेलू उपभोक्ता है
उनको प्रति माह 400 यूनिट की खपत पर आधे दाम पर बिजली देने का निर्णय किया गया है। मतलब 400 यूनिट तक जो आपका रेट रहेगा वो आधा रहेगा। इसके लिए बजट में 1274 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एकल बत्ती कनेक्शन धारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक निःशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए, जो एकल बत्ती कनेक्शन धारी है ना, अगर वो 30 यूनिट तक बस खपत करते हैं तो उनको निःशुल्क दी जाएगी। ये आपका बिजली की योजना है, 400 यूनिट तक आधे दाम पे और एकल बत्ती वालों को 30 यूनिट निःशुल्क। अब युवाओं के लिए क्या क्या प्रयास हुए हैं, तो एक तो अपने ही है CGPSC वाला कि CBI को प्रेषित करने का निर्णय किया गया है। ACB से जांच करने की बात हुई है और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए UPSC के तर्ज पे परीक्षाएं कराने का फैसला किया गया है। इसके लिए कमेटी भी बनी है श्री प्रदीप जोशी जी की अध्यक्षता में, पारदर्शिता बढ़ाएंगे। और पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का निर्णय दिया गया है। जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें 5 साल और आप एक्स्ट्रा दिला सकते हो। और ये जो अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 28 तक मिलेगा आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ। मतलब ये डेडलाइन भी दे दिए हैं कि 2028 तक मिलेगा, सरकार 28 तक रहेगी। फिर युवा सशक्तिकरण के लिए उद्यम क्रांति योजना। उद्यम क्रांति योजना मतलब ऐसे युवा जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण अपना स्वरोजगार शुरू नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए उद्यम क्रांति योजना है। उद्यम देखिए, कई चीज़ ना नाम ही से पकड़ा करो। उद्यम मतलब अपना खुद का उद्यम, तो जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए उद्यम क्रांति मतलब युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50% सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब देखिए, सब्सिडी मतलब होता है कि अगर आप 1 लाख का लोन लिए तो 50% सब्सिडी मतलब 50,000 आपका सरकार देगी और बाकी जो 50,000 है वो भी आपको ब्याज मुक्त मिलेगा। यही है आपका, किस लिए कि आप स्वरोजगार करो, क्योंकि अब एक तो सरकार रोजगार देगी, दूसरा भाई खुद तो करना पड़ेगा ना, इतने सारे लोग को सरकार कैसे देगी। तो स्वरोजगार के लिए ये योजना आई है। फिर रेडी टू ईट वाला जो था उसमें क्या था कि महिला समूहों को बीच में हटा दिया गया था, तो अब कहा गया है कि बच्चों को अच्छा आहार देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में दिए जाने वाले रेडी टू ईट फूड के निर्माण कार्य में फिर से महिला समूहों को जोड़ा जाएगा। इससे क्या होगा, महिला सशक्तिकरण करने में मदद मिलेगी। फिर है आपका शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना। ये क्या है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना संचालित होगी। इसके लिए 1526 करोड़ रुपए। तो ये स्वास्थ्य योजना है आपका शहीद वीर नारायण सिंह। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए 1500 करोड़ का विस्तार है, जिसमें राज्य के प्रमुख शहरों में स्थापित राज्य के 2 बड़े मेडिकल कॉलेज, एक तो रायपुर का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सिम्स जो बिलासपुर का है, उसमें सुविधाओं का विस्तार हुआ। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हुई है। तो इसके बारे में अगर आपको पता रहे तो आप ये लिखिए कि उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का निर्णय किया गया है। इसके लिए अलग अलग कमेटियाँ भी बनी हैं, समितियाँ बनी हैं। इससे क्या है, फ़ायदा क्या है, ये सवाल आ सकता है आपके खासकर पेपर 7 में। इससे एक तो है युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन में वृद्धि होगी, संवर्धन होगा उसका, और सर्वांगीण विकास होगा। इसके अलावा एकाधिक प्रवेश, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट वाली बात है कि आप 1 साल के बाद कहीं छोड़ सकते हो, बाद में फिर से सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। इससे उनका आप लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। इसके अलावा ग्रेड आधारित निरंतर मूल्यांकन होगा, आंतरिक मूल्यांकन होगा, साल में 1 बार वाली परीक्षा नहीं होगी, सेमेस्टर होगा और इंटरनल एग्ज़ाम भी होगा। इससे भी फायदा होगा, तनाव में मुक्ति। और उच्च शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक विस्तार से युवा वैश्विक स्तर पर पहुंच पाएंगे, ये है। फिर तक्षशिला स्मार्ट रीडिंग जोन और लाइब्रेरी का शुभारंभ हुआ। ये आपका, इसमें सभी के लिए सुविधा है, डिजिटल रीडिंग जोन है, लिफ्ट है, दिव्यांगों के लिए सुविधा है, रूफटॉप पे भी बेहतर वातावरण है और ये 750 सीटर है, ये आपको पता रहना चाहिए। फिर सभी नगरीय निकायों में हाईटेक लाइब्रेरी, ये अलग चीज़ है कि देखिए जैसे नालंदा परिसर है तो बाकी भी जो नगरीय निकाय हैं ना, वहाँ भी हाईटेक लाइब्रेरी विकसित की जाएगी। और नया रायपुर, ये आ सकता है सवाल आपका, नवा रायपुर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। ये किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आ सकता है कि लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बनेगा, तो ये आपकी राजधानी नवा रायपुर में बनेगा। फिर है आईआईटी की तर्ज पर प्रौद्योगिकी संस्थानों का निर्माण।
तो जैसे आईआईटी की तर्ज है ना, वैसे जसपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में प्रौद्योगिकी संस्थान बनेंगे, और राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन की स्थापना होगी कि उच्च शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े। फिर एक और है कि जगदलपुर और बिलासपुर में हवाई सेवाएं थोड़ा सा बीच में बंद हो गई थी, तो बिलासपुर से कोलकाता और बिलासपुर से नई दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा प्रारंभ की गई है। जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर से जबलपुर होकर दिल्ली के लिए भी हवाई सेवा प्रारंभ हुई है, जिससे आपके बस्तर के जो लोग हैं उनको व्यापार, पर्यटन, ये सब में फ़ायदा मिलेगा। तो ये भी अपन लिख सकते हैं। फिर जो राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका गठन किया गया है, ये आपको पता रहना चाहिए। आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवाद, ऐसे मामलों से निपटने के लिए इसका गठन किया गया है। ये जो केंद्र में एजेंसी है ना, एनआईए, उसके साथ समन्वयन करेगी और एक पुलिस अधीक्षक सहित 74 नवीन पदों का सृजन किया गया है एनआईए के लिए। फिर एक योजना है आपकी इन्वेस्ट छत्तीसगढ़। इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ क्या है? इन्वेस्ट इंडिया जैसे एक योजना है, उसी के तर्ज पे इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ योजना में वैश्विक स्तरीय सम्मेलन कर देसी और विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित करना है। मतलब एक हम सम्मेलन करेंगे जैसे भारत में होता है, उसमें सभी कंपनियों को बुलाएंगे, अपने राज्य की नीति बताएंगे कि हम ऐसा ऐसा आपको ऑफर दे रहे हैं, ऐसी ऐसी सुविधा दे रहे हैं, जिससे ये कंपनियां भारत छत्तीसगढ़ में आएंगी अपना इन्वेस्टमेंट करने। तो इस आयोजन के लिए जो कार्यक्रम होगा उसके लिए 5 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण, इसमें क्या है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनके पास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। कोरबा से बिलासपुर अभी रोड भी बन रही, तो वहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। और इसके अलावा भिलाई में उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिससे उद्यम बढ़े। भिलाई में आप जानते हैं इंजीनियरिंग खूब ज़्यादा होती है, तो वहाँ उद्यमिता केंद्र बनाया जाएगा। फिर है अटल मॉनिटरिंग पोर्टल, ये लॉन्च हुआ है। ये क्या है? जो भी अपनी योजनाएं हैं, देखिए इसको निगरानी करना जरूरी है ना, और समीक्षा की सही तरीके से हो रही कि नहीं, तो उसके लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल है। किस लिए है? हमारी योजनाओं को निगरानी और समीक्षा के लिए। फिर राज्य राजधानी क्षेत्र में विकास योजना, जैसे दिल्ली में है ना एनसीआर कि दिल्ली के विकास के लिए, वैसे हम राज्य राजधानी क्षेत्र बना रहे हैं, उसके लिए विस्तृत योजना का प्रावधान किया गया है, जिससे हमारे राज्य में विकास होगा। फिर है सुकमा के बच्चों को रायपुर में मिली सोलर लाइट, कहा इंजे मोमो नेल्ला ने पोड़ेम अतोम, मतलब खूब पढ़ेंगे। सुकमा जिले के जो ये गांव है ना, यहाँ के 50 विद्यार्थियों को सोलर होम लाइट संयंत्र दिया गया। ये देखिए पूरा संयंत्र है, और ये ना सुकमा से रायपुर आए थे इनको पढ़ने के लिए कि भाई तुम पढ़ो, कैसे पढ़ोगे, उसके लिए संयंत्र दिया गया है। फिर है न्योता भोज, एक नई संकल्पना आई है। देखिए जैसे सीएम खुद खा रहे हैं, जो स्कूल के बच्चे जो मध्याह्न भोजन होता है ना, उससे कम्युनिटी को जोड़ना, मतलब सामुदायिक सहयोग। जैसे आपके गांव में स्कूल है, अब मैं चाहता हूं कि कुछ, जैसे मेरे घर में किसी का बर्थडे है, तो मैं चाहता हूं कुछ किसी को खिला दूं, तो मैं स्कूल में जाके स्कूल में बढ़िया पूड़ी खीर बनवाऊंगा और बच्चों को खिलवाऊंगा। इससे क्या है, बच्चों मैं एक तो 2 फायदा है ना, एक तो मैं अपने गांव के स्कूल से जुड़ूंगा, दूसरा बच्चों को अच्छा पोषण मिलेगा ना इसी बहाने। तो पोषण आहार की मात्रा बढ़ाने के लिए न्योता भोज की शुरुआत की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर खेलों के विकास के लिए क्या क्या किया गया है, तो ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करने का प्रयास किया गया, जिसके लिए 20 करोड़ का बजट है। इसके अलावा कला, साहित्य, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा रत्न योजना है, जिसमें मतलब ये जो है ना युवा रत्न, जो कला हो गई, साहित्य हो गई, खेल हो गया, इसमें युवा आगे बढ़ें। फिर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवासीय खेल अकादमी प्रारंभ करने के लिए 10.65 करोड़ की राशि की गई है। फिर और क्या क्या है, खेल से संबंधित राज्य में क्या क्या प्रयास किए गए हैं आपसे पूछ सकता है, तो ये पूरा है कि राज्य युवा महोत्सव के लिए 4 करोड़ रुपए, ग्रामीण खेलकूद के लिए 1.40, महिला खेलकूद के लिए 1 करोड़, प्रशिक्षण के लिए 1 करोड़, खेल विकास प्राधिकरण के लिए, तो 2-3 याद रखिएगा, तो उससे अपन बना सकते हैं सवाल। फिर कटघोरा से डोंगरगढ़, आप बहुत समय से सुनते रहे होंगे कि कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन बनेगी, तो रेल लाइन कनेक्टिविटी के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 27 स्टेशन होंगे,
12 स्टेशन आपके राजनांदगांव में, 15 कवर्धा में होंगे। और उक्त रेल लाइन के बनने के बाद नागपुर झारसुगुड़ा रेल मार्ग पर चलने वाली मालगाड़ियों का लोड कम होगा। मतलब मालगाड़ी क्या है कि उधर से निकल जाएंगी तो, और इनकी गति भी बढ़ेगी। और ये जो इंटीरियर है, जैसे कवर्धा में अभी तक रेलवे लाइन नहीं है तो वहाँ रेल लाइन पहुँचेगी भी। फिर ये जो मैं आपको बात कर रहा था नियद नेल्लानार योजना, ये नक्सलवाद से निपटने के लिए, जिसका मतलब है नियद नेल्लानार मतलब आपका अच्छा गांव। तो जो नक्सलवाद से प्रभावित आंतरिक गांव है ना, अंदर के अंदरूनी गांव जहां तक सरकार नहीं पहुंच पाती, वहां 14 नए कैंप स्थापित किए गए हैं। और हर कैंप के आसपास के कुल 5 ग्रामों का चयन किया गया है। हर कैंप के आसपास टोटल 5 गांव चयन किए गए हैं। यहाँ क्या है कि शासन की कल्याणकारी और विकास योजनाओं के अंतर्गत 25 से अधिक मूलभूत संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। इन गाँवों में जैसे आवास दे रहे हैं हम, हॉस्पिटल दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, सड़क दे रहे हैं, पुलिया दे रहे हैं, स्कूल दे रहे हैं, जिससे 2 चीज़ होगा। एक तो जनता का जीवन स्तर सुधरेगा, आपका गांव अच्छा होगा, मतलब नियत नेल्लानार मतलब गांव अच्छा होगा। और लोग फिर आपके प्रति विश्वास करेंगे ना सरकार के प्रति कि हाँ सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही। अभी तो वहाँ तक सरकार पहुँच ही नहीं रही, तो वो लोग कैसे जानेंगे सरकार को। तो ये योजना है वो नियत नेल्लानार। फिर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में आ रहा है सुशासन। इसमें क्या क्या है, एक तो 14 फॉरवर्ड सुरक्षा कैंपों की स्थापना हुई, कैंप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मार्ग निर्माण जो है, रोड हम बना रहे हैं ताकि वहाँ तक पहुँच पाएँ। जो बंद मार्ग हैं उनको खोला जा रहा है वर्षों से जो हैं। इसके अलावा सड़क और पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है अलग अलग जगह। मोबाइल टावर नहीं है, कवरेज ही नहीं है वहाँ, तो वहाँ कवरेज बढ़ाया जा रहा है। बिजली नहीं है अंदर लोगों के पास, तो विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। और पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल सिविक एक्शन प्रोग्राम का संचालन कर रहे हैं। सिविक एक्शन मतलब केवल बंदूक से नहीं, आप अंदरूनी इलाके में जाके, जैसे ये नेल्लानार कार्यक्रम है आपका अच्छा गांव, वहाँ स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं, वहाँ निःशुल्क उपचार, आवश्यक दवाइयाँ, मूलभूत पुस्तकें, लेखन सामग्री, ये सब आप गांव में लेके जाओगे ना तो पुलिस की अच्छी छवि बनेगी, राज्य की अच्छी छवि बनेगी। तो ये काम किया जा रहा है। तो ये आप लिख सकते हैं, जैसे नक्सलवाद पे ऐसे आया ना, तो ये सब हम लिख सकते हैं कि अभी ये प्रयास किए जा रहे हैं। फिर मीसा बंदियों की सम्मान निधि फिर शुरू होगी। मीसा बंदी मतलब एक एक्ट आया था मीसा करके, वो इमरजेंसी में आया था। तो जो भी उस समय सरकार के खिलाफ था ना, इमरजेंसी आपातकाल के खिलाफ 1975 में, सबको जेल में डाल दिए थे मीसा लगा के। इसी से गुस्सा के लालू यादव की उसी समय बेटी हुई थी, उनका नाम वो मीसा रख दिए, मीसा भारती। तो जो भी बाद में फिर सरकार बदली, कांग्रेस की नहीं रही, तो इनको एक सम्मान निधि दी गई जो जो जेल में गए थे। तो इसको फिर से चालू करने का, फिर इसको बंद कर दिया गया था, तो इसको सम्मान निधि फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है मीसा बंदियों के लिए। इसके अलावा जो संविदा पे नियुक्त कर्मचारी हैं, इनको अभी तक आवास मतलब अवकाश ठीक ठाक नहीं मिल पा रहा था, तो अब इनको जो पहले 18 दिन का सीएल मिलता था वो 30 दिन का सीएल दिया जाएगा, आकस्मिक अवकाश। और जो अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण है उनका समय पे निराकरण किया जाएगा जिला कलेक्टर के द्वारा, कि मतलब आवेदन लेके इसका निराकरण किया जाएगा। फिर है सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है, कि प्रदेश की जो भी जन कल्याणकारी नीति है ना, उनके सफल कार्यान्वयन, संसाधनों के उपयोग के लिए एक नए विभाग का गठन किया गया है जिसको बोलते हैं सुशासन और अभिसरण। मतलब ये सुशासन लाने के लिए प्रयास करेगा, जिसमें डिजिटल गवर्नेंस की बात होगी, इसके अलावा फेलोशिप की बात होगी, पुरस्कार प्रदाय किए जाएंगे, नए नए विचार लाए जाएंगे, ये सब इसमें प्रयास किए जाएंगे। फिर डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए भी हम बढ़ रहे हैं। पहला तो काम वही डिजिटल बजट इस बार पहली बार आया। शासन प्रशासन में भी डिजिटलीकरण हो रहा है। खनिज के परिवहन में भी ई ट्रांजिट की व्यवस्था की, हर चीज़ डिजिटल हो, और खनिज से मिलने वाले राजस्व में इससे वृद्धि होगी, ये हुआ है। फिर छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। आर्थिक सलाहकार मतलब आर्थिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों से परामर्श करने तथा देश और दुनिया में चल रहे बेस्ट प्रैक्टिस को छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए, मतलब एक तो विशेषज्ञ मिलेंगे और वो विशेषज्ञ बताएंगे कि बाकी देश में, दुनिया में जो अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही उनको हम यहाँ कैसे लागू करें, यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से। फिर पीएम जनमन योजना से आदिवासी हुए स्वस्थ और खुशहाल। और ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपके ना ऐसे में काम आएगा। हम लोग विजन भारत @ 2047 पढ़ें। अब छत्तीसगढ़ में आपका कोई भी ऐसे हो, अगर
छत्तीसगढ़ @2047 हुआ तब तो ये आएगा ही। बाकी और कोई भी ऐसे आता है ना, सब लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, कृषि को अच्छा करना है, शिक्षा कौशल बढ़ाना है, ज्ञान आधारित विकास करना है, निवेश बढ़ाना है, खनिज को बढ़ाना है, खनिज संसाधनों का प्रभावी उपयोग, रिन्यूएबल एनर्जी जो है आपकी सोलर, विंड, कॉटेज इंडस्ट्री, लघु एवं छोटे उद्योगों का प्रोत्साहन, फूड प्रोसेसिंग मिलेट्स, टूरिज्म को बढ़ाना है, स्वास्थ्य को बढ़ाना है, जनजाति विकास, जीडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य है, ग्रामीण विकास और नगरीय विकास। तो यहाँ हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा वो जो 10 पिलर हैं हम लोग पढ़े थे बजट में, वो ध्यान रखना है आपको। तो इतने सारे पॉइंट आप आराम से लिख के ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपकी योजनाएं थी, आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी आपकी सलाह हैं, सुझाव हैं, वो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।